हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आरओ और एआरओ के लिए 2023 का हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास का आज हम दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके पहले पहला लेक्चर हो चुका है 2 चैप्टर का, तीसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ था, यूरोप लोग भारत में कैसे आए थे। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब एग्जाम की देखिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग लगातार इसको अच्छे से पढ़िए। हम हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी भी कंप्लीट करा देंगे इस चैनल पर, और उसके बाद लगातार टेस्ट सीरीज भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें आज इसका जो दूसरा लेक्चर देखेंगे, इसमें क्या है, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों में भारत आगमन। चलिए इसमें हम देख रहे हैं। शेक्सपियर ने भारत भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा तथा जर्मन दार्शनिक हेगल ने मनोकामना की भूमि कहा है। स्विस लेखक लैंडस्टान ने लिखा है कि जाने के अनेक रास्ते और माध्यम हैं, पर उद्देश्य एक ही था। चमत्कारिक देश भारत पहुंचना जो देश धन लबालब भरा है। भारत में मुख्यतः 2 भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम, उत्तर पश्चिमी सीमा को पार कर प्रसिद्ध एक परंपरागत स्थल मार्ग से, जहां से लगभग सारे आक्रमण भारत हुए। और दूसरा मार्ग क्या था, तो भारत में प्रवेश करने के लिए समुद्री मार्ग। एक सीमा था, दूसरा समुद्री मार्ग। ठीक है, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही तथा स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। फिर से अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मार्ग का ज्ञान लोगों को विलुप्त हो गया और यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। पहला क्या था, तो पहला था आपका सीमा स्थल, दूसरा समुद्र मार्ग। यह व्यापारिक समुद्री मार्ग 14वीं शताब्दी निर्विरोध चलते रहे, किंतु ज्यों-ज्यों 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रयोग या प्रसार और प्रभाव पड़ता गया या बढ़ता गया, त्यों-त्यों यह मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तानिया जीत लिया, ये पूछता है, और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार कर लिया। इसे यूरोप के एशिया एवं पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिकार हो गया और यह मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गया। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि यूरोप गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया देशों पर निर्भर था। इस कारण जल मार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी। इसमें कौन कौन से देखिए जल मार्ग का, जैसे एक साइड आपका देश हो गया, मार्ग खोज करता वर्ष अमेरिका जो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन 1494 में खोज हुआ था। भारत का तो वास्को डी गामा पुर्तगाल 1498 में। केप ऑफ गुड होप ये बार्थोलोम्यू डियाज मतलब पुर्तगाल के थे रहने, ये 1487 में। न्यूजीलैंड का खोज तस्मान, ये कहाँ पर था, हाईलैंड में 1662 में और 42 में। और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के थे 1770। मध्यकाल में भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे और व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और
उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। पुर्तगाल राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। केप ऑफ गुड होप क्या है, इसकी विषय में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। तो केप ऑफ गुड होप जो है दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है जो केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। ये आप लोग जाके मैप में अच्छे से इसको देखिएगा कि पूर्वी एशिया यूरोप को अफ्रीका से कैसे जोड़ता है केप ऑफ गुड होप। इस स्थान पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपी बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल के थे, 1487 में पहुंचा था। फिर इसी स्थान से होकर वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। कब? तो वो पहुंचा था आपका 1493 में लगभग आपका वास्को डी गामा पहुंचा था, 1498 में। ठीक है। फिर 16वीं सदी में हॉलैंड और फ्रांस जैसी शक्तियां द्वारा अन्य मार्गों पर कब्जा कर लेने के कारण अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुंचे थे। एक प्रमुख मार्ग के रूप में प्रयोग के कारण लोगों ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया है। अभी हाल ही में 2021 स्वेज नहर में रुकावट के कारण केप ऑफ गुड होप से जहाजों के पुनः संचालन का मार्ग प्रयोग किया गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल में प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा। कालीकट के शासक कौन थे उसमें? तो जिमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया और वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो एल्वेज कैब्राल 1500 ईस्वी था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया। अब पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल की नीति अपनाई थी। इसके बाद 1503 ईस्वी पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। अब 1509 में भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय बना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? पुर्तगाली साम्राज्य वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। कब? 1510 में। ये भी पूछता है एग्जाम में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के एवं उनकी अस्थायी बस्तियां के उद्देश्य से निम्नलिखित पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना या किया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी या मल्का
तथा 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मधुर संबंध थे। कृष्णदेवराय ने इसको भटकल में एक किले के निर्माण का अधिकार किया था। अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 भारत में ही हुई और इसको गोवा में दफनाया गया। सितंबर 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। इस बार यह वायसराय की उपाधि के साथ भारत था। इसी यात्रा के दौरान 1524 ईस्वी में उसकी कोचीन में मृत्यु हो गई और उसको कोचीन में ही दफना दिया गया, लेकिन 1539 में उसके अवशेषों को कोचीन से पुर्तगाली की राजधानी लिस्बन में पुनः दफनाया गया। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी के मध्य 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगाली वायसराय जोआ डी कैस्ट्रो ने चाउल 1531 और 1532 साल से 1536 ईस्वी मुंबई पर अधिकार कर लिया था। कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था क्या है? तो पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। भारतीय या अरबी जहाजों को काली मिर्च या गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ा। इस व्यवस्था के विरुद्ध तुर्की देश ने कई बार पुर्तगालियों पर भारत पर आक्रमण किया था। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात करता था। देखिए जैसे मैप में अब इंडिया का मैप हो गया है। अब लोग को थोड़ा बना दे मैप हम। अब जैसे यहाँ जो आपका मालाबार और कोंकण क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है आपका कोंकण है, ठीक है। यहीं आपका मालाबार क्षेत्र है। यहाँ से क्या कि आपका काली मिर्च का निर्यात होता था और अदरक, तालीचीन या चंदन, हल्दी, नील आदि का भी निर्यात किया जाता था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545 ईस्वी के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। 1632 में बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुली छीन लिया था। अब पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू, बादाम, मूंगफली, काजू, शकरकंद, आलू, मक्का की खेती प्रारंभ हुई थी। जहाज निर्माण मतलब गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी प्रकार के धार्मिक विद्रोह को दंडित किया जा सके। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर क्वाबिबिया और मासरेत के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। डच मतलब 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने या आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि
पुलिकट स्थित गोल्डरिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ कारखाने हैं, जैसे फैक्ट्री वर्ष और प्रदेश। फैक्ट्री में कोठी जैसे मुसलीपट्टनम की वर्ष 1605 में किस प्रदेश में था? आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। पेट्टोपोली जो है 1608 में आंध्र प्रदेश में था। पुलिकट ये पूछता है तमिलनाडु में 1610 में। सूरत का जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1616 गुजरात में। करिकाल 1645 तमिलनाडु। चिंसूरा 1653 पश्चिम बंगाल में। पटना में 1658 बिहार। बालासोर 1658 उड़ीसा में। नागपट्टिनम 59 तमिलनाडु में और 1663 में केरल कोची। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच, कहाँ मुसलीपट्टनम पड़ता है तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कारखाने की स्थापना की। और दूसरी डच फैक्ट्री पत्तोपोली जो है निजामपट्टनम में की गई थी। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। अब बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई और 1653 में चिंसूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन भी करवाया था। डचों ने भारत में पुर्तगालियों की समुद्री व्यापार से एक तरफ से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। कोलिचल के युद्ध 1740 से 41 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को परास्त किया था। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने हेतु यह हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे इसका सरकार से सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी है। डचों द्वारा भड़ौच बंदरगाह, कोरोमंडल बंदरगाह से कपड़ों का निर्यात किया जाता था। पट्रोनोवा डचों के समय एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। मछलीपट्टनम सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। नागलवाचे और पालकोल्लू नील के उत्पादन और कपड़ों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध थे और डच भारत में अफीम पैदा कर बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया क्षेत्र में निर्यात करते थे। अंग्रेज उसके बाद आते हैं तो उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की, उनमें से अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। जितने शासक थे या जितने पुर्तगाली या फ्रांसीसी या डच जो अंग्रेजों के टोटल में से इसमें सबसे ज्यादा जो सफल हुए हैं आपका सर्वाधिक वो थे अंग्रेज। भारत में प्रथम अंग्रेज कारखाना कहाँ था तो कुछ पुस्तकों में सूरत में 1608 में पहले अंग्रेज कारखाना स्थापित किए जाने का उल्लेख है, जबकि कुछ पुस्तकें मुसलीपट्टनम कहाँ पर आंध्र प्रदेश को प्रथम अंग्रेज कारखाना बताता या बताती है। सत्य क्या है तो सूरत में पहला अधिकृत या अस्थायी कारखाना सम्राट जहांगीर की अनुमति के पश्चात 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जबकि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित अपना पहला कारखाना अस्थायी अनाधिकृत रूप से 1611 में मछलीपट्टनम में खोला गया था। अब 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डे हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना की। इसमें 217 व्यापारी थे।
दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कंपनी प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया था। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जहांगीर प्रदान किया गया। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का था। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और जहांगीर से 1616 ईस्वी में मिला। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेटापुल्ली में स्थापित किया गया। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त करके 500 पगोड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरापुरा में स्थापित किया और 1639 में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1621 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन राजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्नर गोराल्ड अंगियार के वास्तव में मुंबई के महानतम संस्थापक था। विलियम हेजेज जो है बंगाल का प्रथम अंग्रेज था। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई थी। इसके बाद आपका मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में हुई थी। सर जॉन चाइल्ड गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था और वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह कर दिए जाने के कारण सूतन हाटी की जमीन की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया और सूबेदार अजीमू शान ने अंग्रेजों को 3 गांव कालिकाता, सूतनहाटी और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान किया। कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनहाटी को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चरनाक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1707 ईस्वी में घटी जब जॉन सुमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन सर्जन तथा ख्वाजा सेहर्दू आर्मेनियन दुभाषिया शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी संभव पाइस से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद, गुजरात सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए।
कई इतिहासकारों ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए प्रमाण को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा भी है। इसके बाद आपका आता फ्रांसीसी। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई 14वें या 14 फ्रांस के शासनकाल में फ्रांसीसी भारत आए और लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडसे या ओरिएंटल रेलिया कहा गया है। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। फ्रांसीसियों ने फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में 1608 और 1668 में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मुसरीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की गई। किसने? फ्रांसीसियों ने किया। इसके पहले अंग्रेज ने किया था। कब? तो 1611 ईस्वी में। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुर की सूबेदार शेरखा लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया है। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 से 92 को चंदनगर की स्थापना की गई। पांडिचेरी कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। 1731 में चंदनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई और 1742 में उसे सभी फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर बना दिया गया। डुप्ले जो थे पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहाँ उन्हीं के खर्चे पर नियुक्त करवाने की नीति अपनाई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना गया। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र जैसे कर्नाटक या कड़ाकट कहा जाता था, पर अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। इसमें पहला जो था आपका प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीसीएस भी पूछता है और आरओ भी पूछता है। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इस राज्य लोक सेवा की जितनी भी एग्जाम हो उसके लिए जीएस अच्छे से काम करेगा। स्पेशल हम समीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं। इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। बदले में डुप्ले ने लाबूदर्ने के सहयोग से मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स के आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? 1748 के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया होता, ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, ऑस्ट्रिया में लड़ी जा रहे उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति हुई। यह हेतु 1748 में एक आया था संधि आक्स-ला चैपेल नामक संधि के संपन्न में होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। इसके बाद आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आता है 1749 से 54 के बीच। पहला हुआ था 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54 के बीच में। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चांदा साहब जो है नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से मद्रास की एक किरानी के रूप में आया था और 1751 में 500 सिपाहियों के साथ भारवार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। इस आर्काट का घेरा भी कहा जाता। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई।
इसके बाद आपका फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 को गवर्नर बनाया गया। 1755 में पांडुचेरी की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। 1755 डुप्ले के बारे में जे.आर. मैरियत ने कहा है कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ था। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 22 जनवरी 1764 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को यारकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1763 में पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था। उसके बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी। किसने अपनी कंपनी को पत्र लिखा कि अब समय आ गया है कि जब हम अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का संबंध करें। तो वो थे बम्बई गवर्नर जनरल जो थे, या बम्बई गवर्नर जेराल्ड आगियार ने। भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो थे पुर्तगाली सबसे पहले 1498 आए और सबसे अंत में 1961 में गए। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन था? तो चट्टियार समुदाय। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? तो है वास्को डी गामा। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो हुगली को। इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होता था? तो बयाना, राजस्थान में। बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? तो विलियम हेजेस, 1681 से 84 के बीच में। रिजविक की संधि द्वारा पांडुचेरी किस यूरोपीय शक्ति वापस ली गई? तो फ्रांसीसियों को। इंटरपोल कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। विलियम फ्रिंच कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसमें अनारकली और सलीम की दंत कथा का उल्लेख भी किया गया है। अंग्रेजों ने किस युद्ध में डचों को परास्त कर उन्हें भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था? तो वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1559 में। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नॉक। फिजियोक्रेट कौन थे? तो मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। निशान किसे कहा जाता था? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में प्राप्त मुक्त व्यापार पर आज्ञा पत्र था। किस फ्रांसीसी सेनापति से उनकी या उसकी सरकार नाराज हो गई और उसे फ्रांस बुलाकर मृत्युदंड दे दिया गया? ये थे काउंट डी लाली। डुप्ले से पूर्व भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का प्रधान कौन था? तो दुमास था। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे, फिर बंगाल में नवाब कौन कौन थे, ये हम आपके बीच में देखेंगे। इसमें अगला चैप्टर यही है। तो इस समय बंगाल में आधुनिक पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। यह मुगलकालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य भी था। कौन? बंगाल। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खान
था। उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा है। इसके बाद सिराजुद्दौला 1756-1757 तक इनका कार्यकाल था। अलीवर्दी के बाद उसका नाती दोहित सिराज 10 और अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बन गया। सिराज-उद-दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकतगंज चचेरा भाई थे सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी का दामाद आदि था। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर हमदान को नियुक्त किया गया। सिराज का अंग्रेजों से संबंध कड़ू हवाहट भरा था, जिसके ये कई कारण जिम्मेदार थे, जिनमें प्रमुख पहला, अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना। दूसरा था नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति मिलना। मुर्शिद कुली खां 1727 के बीच में शासन किया था। तो बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासन का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। 1717 में फर्रुखसिया ने इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, लेकिन यह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहा। मुर्शिद ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने संपूर्ण बंगाल में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम को किलेबंदी की दृढ़ता करना, फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त व्यापार का विशेष अधिकार, दस्तक फ्री पास का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार में किया जा रहा दुरुपयोग हुआ। कलकत्ता पर अधिकार 15 जून 1756 करने हेतु नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। मिस्टर हालवेल अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुआ था। इम्पोर्टेंट 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज में बंदी बनाए गए और 146 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और 21 जून को प्रातः काल तक कमरे में केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी शामिल था। अंग्रेज इतिहासकारों ने 20 से 21 जून की इस घटना को काल कोठरी त्रासदी से संज्ञा दी है। अब ब्लैक हॉल ट्रेजेडी का वर्णन सर्वप्रथम जेड हालवेल ने अपनी पुस्तक इलाइव द वंडर में किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार हुआ करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। इस सैनिक अभियान में थल सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। दस्तक क्या है? तो वस्तुतः एक मुक्त व्यापार करने का परमिट था, पारपत्र था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। दस्तक से कंपनी के कर्मचारियों दो तरह से लाभ कमाते थे। एक तरफ से तो वह दस्तक द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे और दूसरी ओर यह दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेचकर भी पैसा कमाते थे। प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा और कॉर्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। वो मेजर
क्लिक फैक्ट्री में किया। वह जल सेना का नेतृत्व एडमिरल वाटसन कर रहा था। 9 फरवरी 1756 या 57 को कंपनी और नवाब सिराज के मध्य संपन्न अलीनगर की संधि की शर्तें के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधा को अस्वीकार कर लिया। सिराज की कमजोर हो रही स्थिति को महसूस कर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बैठाने की बात सोचने लगे, जिसमें सिराज के विरोधियों ने भी उनका साथ दिया। सिराज के विरोधियों में मिर्जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त किया था, राय दुर्लभ जो जीवन या दीवान के पद पर कार्यरत था, जिसे नवाब ने मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया गया था, तथा बंगाल के जगह सेठ शामिल थे, जिन्होंने कभी नवाब ने अपमानित नहीं किया था। मिर्जाफर को सिराज के बाद अगला बंगाल का नवाब वास्तविक कर अंग्रेज प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों की जाती है। वर्तमान में प्लासी नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, और नवाब के सेनापति कौन थे? मीर जाफर, यार लतीफ खान और राज दुर्लभ राय। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूर पर स्थित प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीरमदान और मोहनलाल मैदान में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। सिराज की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो गए। सेना को छिन्न भिन्न देखकर नवाब घबराकर अपने महल की ओर भागा। अंततः उसकी हत्या कर दी गई। और 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। युद्ध का परिणाम। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस सबसे समृद्ध प्राप्त को जीत भी कर लूटा गया। 1757 से 60 के बीच मिर्जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए को घूस दिया। क्लाइव को युद्ध क्षतिपूर्ति रूप में इतना पाउंड प्राप्त हुआ। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। और प्लासी के युद्ध के बाद ल्यूक स्क्रप्टन को नवाब के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। इसके बाद मीर जाफर 1757-1760। 30 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन करवाया था। इसके बाद आपका आता है बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने क्लाइव को उमरा की उपाधि और कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दिया। मीर जाफर क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। अब मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवा के बदले 1.5 सारा पुरस्कार दिया गया। क्लाइव को उसने 2,34,000 पाउंड व्यक्तिगत भेंट और 50 लाख रुपए सेना तथा नाविका को पुरस्कार के रूप में तथा बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना अधिक धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाश वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपने दामाद को मीर कासिम के पश्चिमी सिंहासन त्याग दिया। इसके बाद आपका आता है शासनकाल मीर कासिम का। 1760 से 1763 में मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारी में सर्वाधिक योग्य था। कंपनी तथा उसके अधिकारियों के भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुंगेर आपका बिहार में पड़ता है। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों तथा तोड़दार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की।
1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी व्यापार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगेगा। पहले यह लगभग 1717 के फरमान द्वारा केवल कंपनी को मिलता था। कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई। 1763 जुलाई में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त करके मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। बक्सर से पूर्व मीर कासिम निम्नलिखित युद्ध में पराजित हुआ। करवा या कटवा का युद्ध जो है 9 जुलाई 1763 में, गरिया का युद्ध 4 से 5 सितंबर 1763, उथनौला का युद्ध 1763, बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर जो बनारस के पूर्व में स्थित है के मैदान में अवध के नवाब मुगल सम्राट था मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 ईस्वी को पहुंची। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पहुंची। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में जीत लिया। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपापात्र बन गया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्वता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजीमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। आते ही उसने शाह आलम और सुजाउद्दौला से संधि की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला क्लाइव ने हस्ताक्षर किया। मुल्क शर्तें क्या क्या था इसका, तो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। और दूसरा क्या है, कंपनी के अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। और तीसरा है, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। उसके बाद पटना हत्याकांड क्या था, तो बक्सर युद्ध से पूर्व अंग्रेज एजेंट एलिस को पटना पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। फिर नवाब मीर कासिम ने पटना पुनः जीत लिया और अंग्रेजी सेना को बंदी बना लिया। दूसरी तरफ मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ी और मार्ग में कारवा, गिरिया और उथेनला के युद्ध में नवाब मीर कासिम पराजित हुआ। इन तीनों पराजयों से मीर कासिम बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और यह क्रोध में पटना पहुंचा, जहां उसे युद्ध में बंदी बनाए गए 148 कैदियों एलिस समेत की हत्या करवा दी। यह पटना इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से भी विख्यात है। इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि कब हुई तो 16 अगस्त 1765 में। यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इसमें मुख्य शर्तें कौन कौन थी, तो अवध का राजा कड़ा का इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। कंपनी को 50 लाख रुपए तक चुनाव का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया कि परंतु यह राजा अवध के अधीन ही माना जाएगा। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी के उसके पुत्र नजमुद्दौला अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। इसके बाद आपका आता है बंगाल के द्वैध शासन। बंगाल काल में प्रांतीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकार होते थे, जिनमें सूबेदार जिसे निजामत कहा जाता था, कार्य सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा दीवानी से अभिप्राय समूचे प्रांत की माली, गुजराती या राजस्व अधिकार से था।
द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में सेना माना जाता है। अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास होता था। क्लाइव ने दीवानी के कार्य हेतु बंगाल में मोहम्मद राजा खां दुर्लभ राज्य राय को नायब दीवान नियुक्त किया। वही बिहार के लिए राजा सीतव राय को उप दीवान नियुक्त किया। क्लाइव के समय में मुंगेर और क्लाइव इलाहाबाद के क्षेत्र अंग्रेज सैनिकों ने भक्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। 1667 में क्लाइव ने इंग्लैंड वापस जाने पर वहां की सरकार ने उसे लॉर्ड की उपाधि दी। मैकाले ने क्लाइव के बारे में कहा कि हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में सबसे बेहतर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अगला चैप्टर है, तो हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो में आपका आएगा गवर्नर जनरल और वायसराय कैसे कौन कौन बने थे। ठीक है, धन्यवाद।